मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अर्चना पटेल, सहायक प्राध्यापक इतिहास, पेंटिंग पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज आप सभी के समक्ष पुनः मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपस्थित हो रही हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाविद्यालय के द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही हमारे महाविद्यालय के संस्थापक सीएमडी सर के द्वारा भी कल आपको एक स्पीच दी गई जो कि मोटिवेशनल स्पीच थी, और हो न हो कहीं न कहीं आपके और आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बनेगा और कहीं न कहीं आपको राष्ट्र के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि इस टाइम पे जो राष्ट्र हित है, जो देश प्रेम है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। क्या? आप घर के अंदर रहिए। यदि आप घर के अंदर है मतलब आप जो है तो सारी बातों को फॉलो कर रहे हो, पालन कर रहे हो, तो इन नियमों का पालन करते हुए यदि आप चल रहे हैं तो ये क्या है? राष्ट्र का हित ही है। तो प्यारे बच्चों, कल हमने आपको राष्ट्रवाद के बारे में ही बताया है ना। हमारा जो पिछला 2 दिन से लेक्चर चल रहा है वो राष्ट्रवाद के लेकर ही है। हमने आपको राष्ट्रवाद क्या है के बारे में बताया। राष्ट्रवाद में हमने आपको राजनैतिक कारण बताया, आर्थिक कारण बताया। बच्चों, आर्थिक कारण के अंतर्गत एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए, क्योंकि आर्थिकता की बात यदि आती है तो धन के निकासी का सिद्धांत जो था दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो इस सिद्धांत को लागू किया गया, उन्होंने ये चीज बताई कि किस तरह से इस सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश जो है वो भारतीयों के कल्याणकारी कार्य को नहीं कर रहा है, उसने दोहरी नीति को अपनाया हुआ है। धन निकासी के सिद्धांत के अंतर्गत ये भारतीयों को समझ में आ गया ब्रिटिश की दोहरी नीति को, और साथ में उनको ये समझ में आ गया कि इससे जो है तो भारत में धन नहीं रहा है, धन ब्रिटिश के द्वारा भारत से धन को ले जाया जा रहा है जो कि भारतीयों के कल्याण में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास ब्रिटिश के द्वारा ये जो नीति अपनाई जा रही थी तो ये था, इससे क्या हुआ? इससे भारतीयों को भारतीय होने का गर्व और साथ में एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा मिली, जो कि कहीं न कहीं आगे चलकर उनकी इस एकजुटता जो थी वो राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आई। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो आज का अगला टॉपिक है क्या है, उसी के अंतर्गत जो है अगला पॉइंट है क्या है? सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण की अगर हम बात करें तो सामाजिक कारण में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, लेकिन अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती की तो राष्ट्रवाद में दयानंद सरस्वती का जो योगदान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि इन्होंने जब इन्होंने अपने विचारों को रखा और उन विचारों में जब इन्होंने ये कहा कि वेदों की ओर लौट चलो, उनका ये जो कथन था वेदों की ओर लौट चलो, कहीं न कहीं प्रत्येक भारतीयों के दिलों और दिमाग में छाया। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि स्वदेशी होना और स्वदेशी चीजों को अपनाना अपने आप में गर्व है, ना कि विदेशी चीजों को अपनाने से। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो स्वदेशी चीजें हैं भले ही वो अच्छी हो या बुरी अवस्था में हो, लेकिन विदेशियों से लाख गुना बेहतर है। तो ठीक है, तो बच्चों यहाँ पास दयानंद सरस्वती के ये जो महत्वपूर्ण विचार थे, जो मत थे, उसको सुनने के बाद लोगों के मन में और तरह तरह की धारणाएं उत्पन्न हुई अपने राष्ट्र को लेकर, और साथ में उनका अंत में जो एक विचार था क्या कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस विचारधारा से कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीयों के मन में, भारतीयों के दिलो दिमाग में क्या है? राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से सामाजिक कार्य में विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा अपना विशेष योगदान दिया गया। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, सांस्कृतिक कारण। ठीक है, राष्ट्रवाद के लिए क्या सांस्कृतिक कारण भी उत्तरदायी थे कि नहीं? तो अगर हम सांस्कृतिक कारण की बात करें तो सबसे पहले होता है आधुनिक शिक्षा का विकास। आधुनिक शिक्षा का विकास, देखिए ब्रिटिश ने कुछ कार्य को वो अपने निजी प्रॉफिट के लिए किया था, जैसे शिक्षा का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का जो विकास वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ यहाँ पास ब्रिटिश ने अपने निजी स्वार्थ के लिए किया, क्योंकि उसको क्लर्क की आवश्यकता थी, इसलिए उसने अंग्रेजी शिक्षा को इम्पोर्टेंट दी और हर जगह अंग्रेजी शिक्षा का उसने विस्तार किया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस
अंग्रेजी शिक्षा के विकास से भारतीयों का भी विकास हुआ, क्योंकि अभी तक क्या था, विभिन्न देशों विभिन्न स्थानों में विभिन्न तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। लोग एक दूसरे को भाषाओं को, एक दूसरे के विचारों को समझने में उनको कठिनाइयां होती थी। लेकिन ब्रिटिश के आने से क्या हुआ, एक लैंग्वेज उसने लागू कर दी कि चारों तरफ क्या अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। अब जब एक भाषा का महत्व हो गया तो यहाँ पास लोगों को अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान मिला। वो अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान रख सकते थे। तो भले ही यहाँ पास ब्रिटिश ने अपने काम के लिए अंग्रेजी शिक्षा का विकास किया, लेकिन इससे भारतीयों को भी बढ़ावा मिला अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करने में। तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का जन्म होना शुरू हुआ। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम बात करें आगे चल के कि रेल का भी निर्माण हुआ। यहाँ पास ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने अपने सुविधा के लिए माल को ले जाने के लिए उसने रेल लाइन को तैयार किया, यातायात की सुविधा को तैयार किया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इससे ब्रिटिश नहीं, भारतीय भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने और जाने लगे, जिस कारण से उनका जो आंदोलन था वो तेज गति से बढ़ने लगा। तो ब्रिटिश के द्वारा जो चीजें की जा रही थी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्रिटिश के साथ साथ भारतीयों को भी प्रॉफिट होने लगा। और साथ में जो है तो ब्रिटिश के इस तरह की क्रियाकलापों से भारतीयों को आए दिन आंदोलन करने के प्रोत्साहन भी मिलता था और वो अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाते थे, क्योंकि वो वहाँ सरलता से, यानी चाहे चोरी छुपे से ही वो उस एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते। तो रेल के आ जाने से भी जो है तो ये सारी चीजें इनको बढ़ावा मिली। इसके अलावा जो है समाचार पत्र पत्रिकाएं भी देखा जाए तो जो है तो राष्ट्रवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था। कैसे, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आज भी आप देखिए, आपको कोई न्यूज मिलती तो कहाँ से मिलती, समाचार पत्र पत्रिका, ये सारी चीजें होती है ना। तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो विचारक थे उन्होंने अपने विचारों को उन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने और जन आंदोलन को लाने में अपना विशेष योगदान दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर एक चीज और हम आपसे बात करें सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में, ठीक है, सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत हम देखें तो आपका शिक्षा का विकास, रेलवे लाइन का विकास, साथ में पत्र पत्रिकाएं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि राष्ट्रवाद के लिए बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह से अगर हम जो है तो सांस्कृतिक महोत्सव की बात करें तो सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत जो है तो आपने देखा ही होगा कि जो त्योहार मनाए जाते थे, जैसे हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, उसने जो है तो शिवाजी महोत्सव का आयोजन शुरू किया, साथ में गणेश उत्सव का आयोजन शुरू किया। आज आप देखिए गणेश उत्सव कितने धूमधाम से हर गली नुक्कड़ शहर में मनाया जाता था। लेकिन ये एक टाइम पे देखा जाए तो ये जो गणेश उत्सव का त्योहार मनाया जाता था, वैसाखी का त्योहार मनाया जाता, ये सारी चीजें क्या था, विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान करने के लिए, जन आंदोलन फैलाने के लिए त्योहारों का आयोजन किया जाता था, ताकि तेजी से अपने विचारों को, उग्रवादी विचारों को, राष्ट्रवादी विचारों को लोगों को एक दूसरे से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राष्ट्रवाद के लिए ये सारी चीजें बहुत ही हितकर सिद्ध हुई, जो कि यहाँ पर उत्सव के माध्यम से भी फैलाया जा रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो विदेशी तथ्यों की भूमिका भी है बहुत महत्वपूर्ण। हमने देखा ये तो भारतीय था, ठीक है, लेकिन अगर हम विदेशी तथ्यों की भूमिका की बात करें तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अपना देती हैं। कैसे, इसके अंतर्गत आपने देखा कि 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई, उससे लोगों को ये समझ में आया कि जब अमेरिका अपने आप को स्वतंत्र कर सकता है तो कहीं ना कहीं भारतीय भी अपने आप को स्वतंत्र कर सकते। तो ये राष्ट्रवाद के लिए काफी हितकर साबित हुई। ठीक है, इसी तरह से आपने फ्रांस की क्रांति को भी देखा। फ्रांस में भी जो 1789 यानी 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, उसने भी लोगों के विचारों को बढ़ावा दिया। ठीक है, मतलब कि अमेरिका और फ्रांस की तरह भारतीय भी अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र कर सकते हैं। इससे भारतीयों के मनोबल को बढ़ावा मिला, एक प्रेरणा मिली और उन्होंने राष्ट्रवाद की ओर अपना तेजी से रुख किया और देश को पूरी तरह स्वतंत्र करने के लिए अपना पूरा प्रयासरत रहे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें आगे चल के तो जापान का चीन पर विजय और जापान का रूस पर विजय, जापान जैसे छोटे देश को यदि वो चीन
और रूस जैसे बड़े राज्यों पर अपना विजय पताका वो फैला सकता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय भी अपने विजय अभियान को पूरी तरह से जोर दे सकते थे। इस चीज को यहाँ पास भारतीयों को समझ में आने लगा जापान के द्वारा ये जो चीजें की गई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पास ये समझ में आता है कि राष्ट्रीय भारतीयों के साथ साथ जो है तो विदेशी कारण भी थे जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, लेकिन हाँ, लास्ट में हम आपसे ये कहेंगे कि जो राष्ट्रवाद था, अगर हम भारतीय राष्ट्रवाद की बात करें तो वो जो है तो सामाजिक और भावनात्मक राष्ट्रवाद था। लेकिन अगर हम यूरोपीय राष्ट्रवाद की बात करें तो वो कैसी थी, वो उनकी जो सारी चीजें थी वो आर्थिक और भावनात्मकता से जुड़ी हुई थी। ठीक है, मतलब आर्थिकता पे विशेष जोर दिया यहाँ पास यूरोपीय राष्ट्रवाद ने। तो यहाँ पास राष्ट्रवाद को इन सारी चीजों ने मिलकर एकजुट होकर भारतीयों के अंदर राष्ट्रवादिता की भावना को प्रेरित किया। तो बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं पास स्टॉप करते हैं। राष्ट्रवाद को लेकर हमने आपसे काफी चीजें चर्चा में रखी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डे आपको नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप राष्ट्रवाद को बेहतर तरीके से पढ़िए, समझिए, इसमें जो चीजें बताई गई हैं उसको आप गंभीरता से लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे जो चीजें हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सारी चीजें आपको राष्ट्रवाद को समझने में सहायक सिद्ध होगी। और आप घर पे ही रहिए, घर पे रहते हुए ही आप ये सारी चीजें पढ़ाई करिए, क्योंकि महाविद्यालय के द्वारा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको ये सुविधा दी जा रही है तो आप घरों से अपने बाहर ना निकले और हमारे इस वीडियो लेक्चर को आप सुनते रहिए। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में लास्ट में यही कहूंगी, थैंक यू सो मच। कल फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।